So our topic for today is chemical equilibrium. This topic is very simple and interesting, and many questions were asked in the competitive exam from this topic. So when we start chemical equilibrium, first of all we need to know about the reactions. हमें reactions के बारे में जानना पड़ेगा. Chemical reactions कितने प्रकार की होती हैं? तो मैं आपसे कहूँगा chemical reactions are of two types, that is reversible and irreversible reactions. Now what are reversible and what are irreversible reaction and how they are related with chemical equilibrium? क्या होते हैं और ये chemical equilibrium से किस प्रकार related हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे. तो first of all we have to learn about the reversible reaction. So reversible reaction is said to have taken place when concentration of reactant decreases and the concentration of product increases with time. यहां इन्होंने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, कब हो रही है. जब हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. हम सभी जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स गिव्स अस प्रोडक्ट. तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा. तो हमने बोला है कि भैया हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है. कौन कौन से दो क्लासेस हैं मैं आपको बता चुका हूं, वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस. नाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं? देखिए इन जनरल आप क्या देखते हैं, इन जनरल आप देखते हैं कि रिएक्टेंट आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है. रिएक्टेंट गिव्स अस व्हाट, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट. अच्छी बात है सर. हमने कहा कि रिएक्शन इन विच ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अ पार्ट नॉट द कंप्लीट रिएक्टेंट, मतलब जब इसका सम अमाउंट इसके सम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट फिर से क्या बनाने लगेगा, रिएक्टेंट बनाने लगेगा, और इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी. तो मैंने आपसे कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है. ओनली अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगेन फॉर्म द रिएक्टेंट. दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो हमेशा क्या बात याद रखनी है, हमेशा बात ये याद रखनी है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है. अच्छी बात है. These reactions can be started from either side. ये bidirectional होते हैं. Either side का मतलब क्या हो गया, these reactions are bidirectional. These reactions are bidirectional. Bidirectional means what, कि ये forward as well as backward दोनों ही directions में move करेंगी. फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ईदर साइड. दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दे नेवर प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन. वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं. सर क्यों नहीं कंप्लीट होती हैं? इसलिए नहीं होती हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वही प्रोडक्ट बाद में क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट. दैट इज व्हाई दीज रिएक्शंस आर नेवर प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन. Now these reactions have a tendency to attain equilibrium. Again this is the very important point. हमें अब ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस ही होती हैं जिनमें हमें इक्विलिब्रियम मिलता है. आप इक्विलिब्रियम को समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड बोलता हूं ना तो मेरी आंखों के सामने बैलेंस आता है, तराजू आता है. बैलेंस आ रहा है, तराजू आ रहा है. अगर इधर का वेट ज्यादा है तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर का वेट ज्यादा है तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ का वेट बराबर है तो ये ऐसे हो जाएगा. इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी सेम रेट से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और ये केस मुझे सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। सर रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस ही तो वो रिएक्शंस हैं जो दोनों डायरेक्शंस में हो रही हैं, जो दोनों डायरेक्शंस में हो रही हैं। दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड in reversible reaction. Now, how reversible reactions can be represented? So these reversible reactions are represented by this sign, single-headed arrow in opposite directions. Now, free energy change in a reversible reaction is zero. Delta G is zero. This is the very important point. सबसे important point है reversible reaction के लिए. सर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है? सर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है? तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें बताता है अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, मींस रिएक्शन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है। चूंकि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, मींस व्हाट कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उसके डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो नेट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी zero. Net gives free energy change will be zero. So what free energy change represent? What gives free energy change tell us about the spontaneity of reaction. If any reaction is spontaneous, then simply its gives free energy change in that direction will be negative. So Gibbs free energy change is negative in forward direction as well as it is negative in backward direction. So net Gibbs free energy change will be zero in the reversible reaction. तो इस स्लाइड में जो पॉइंट्स थे वो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट क्या था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कराती है। मतलब इक्विलिब्रियम हमेशा किस में मिलता है, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में मिलता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, सर इट इज जीरो। तो ये हमारे पास पॉइंट आया। अगला पढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? सर मैं कैसे पता करूंगा किसी रिएक्शन को देखकर कि ये रिवर्सिबल हो सकती है या इररिवर्सिबल हो सकती है? समझते। एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो है न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस ईदर ऑफ विच और बोथ आर वीक। मींस एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन जिसमें कोई एक वीक हो या दोनों ही वीक हो, कोई एक वीक हो या दोनों ही वीक हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर बात की आपसे एसिटिक एसिड की। दिस इज द एसिटिक एसिड and acetic acid we all know is a weak acid, and this is what, sir? This is sodium hydroxide. Sodium hydroxide, and sodium hydroxide we all know is a strong base. Sodium hydroxide is what? A strong base. So if a weak acid is reacting with a strong base, then definitely it is a neutralization reaction, but this reaction is a reversible reaction. Again, one more example, we have HCN, hydrocyanic acid. Hydrocyanic acid is a weak acid, is a weak acid. मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है W.A से। W is weak and A is acid. और मैं अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NH4OH के साथ। NH4OH is what? Sir, it is ammonium hydroxide and it is a weak base. तो देखिए यहां मैंने दोनों ही जो रिएक्टेंट्स लिए, एसिड और बेस, वो दोनों ही क्या हैं, वो दोनों ही वीक हैं। सर क्या बनेगा? हम कहेंगे निश्चित रूप से जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म अ सॉल्ट and water. They form a salt and a molecule of water. The salt form is NH4CN and the formula of water is H2O. This is salt and this is water. So this reaction is also
an example of reversible reaction. Again, one more example. We have an acid HCl, hydrochloric acid. It is a strong acid. S for what? Strong. A for what? Acid. And now we are reacting it with ammonium hydroxide. Again, sir, it is a weak base. What is happening? NH4Cl, that is ammonium chloride, which is a salt, and a molecule of water is formed. So, neutralization between an acid and a base, either of which or both are weak. या तो कोई एक वीक हो या तो दोनों ही वीक हो. तो देखिए यहां वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. यहां एसिड वीक है, बेस भी वीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. तीसरे केस में एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. Salt hydrolysis. Salt hydrolysis means the reaction of salt with water. Reaction of salt with water. Example लिया, ferric chloride when reacting with water, then ferric hydroxide is formed with hydrochloric acid. This is again a case of reversible reaction. Salt hydrolysis. Thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को हम हीट देकर क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं. तो हमने क्या देखा? व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज डिसोसिएटेड, देन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड along with chlorine is formed. This is an example of reversible reaction. When calcium carbonate is being decomposed, it forms calcium oxide and carbon dioxide. This is again an example of reversible reaction. When I is dissociated, it forms hydrogen and iodine, again an example of reversible reaction. Esterification. Esterification means the formation of ester. The ester is formed by the reaction of carboxylic acid with alcohol. So this is acetic acid, this is ethyl alcohol. क्या बन रहा है? Ester बन रहा है, water बन रहा है. Esterification is an example of reversible reaction again. Vaporization of water in a closed vessel. Closed vessel, again closed vessel. Vaporization of water simply is not reversible reaction, but when this water is vaporized in a closed vessel, then definitely the rate of evaporation and rate of condensation becomes equal or becomes happening in the closed vessel. So this is an example of what? Reversible reaction. Now come to the second class of reaction, that is irreversible reaction. नाम से ही पता चल रहा है irreversible. Irreversible means what? Irreversible means जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में नहीं हो रही हो. रिवर्सिबल वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में हो रही हो. तो हमने क्या देखा कि अब जो रिएक्शन है वो है इर्रिवर्सिबल. समझेंगे, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था कि कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है. इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का कंप्लीट अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. देखिए, रिएक्शन इन विच द एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन. जब कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो देयर इज नो चांस ऑफ दैट रिएक्शन बीइंग बायडायरेक्शनल. रिएक्शन कभी भी बायडायरेक्शनल नहीं होगी. सो दिस डायरेक्शन रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, मींस दिस रिएक्शन इज ओनली प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब जा रही है? जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब कहते हैं? जब प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है. लेकिन जब मैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूं तो मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं आपसे कहता हूं कि कंप्लीट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? कंप्लीट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. यानी कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी. और वो डायरेक्शन क्या होगा? आंसर है सर, वो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा. नाउ
These reaction can proceed to completion. Definitely. जब मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं. That is why those reactions are never proceed toward completion. But in irreversible reaction, entire amount of reactant is converted into product. That is why these reactions are always proceed toward completion. ये reactions हमेशा कहाँ जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं, हमेशा कंप्लीट हो जाती हैं. कंप्लीट कब होंगी? जब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. Very good. Now these reactions are represented by double-headed single arrow. Double-headed single arrow represent कर रहा है कि रिएक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? वो स्पेसिफिक डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन. Now in an irreversible reaction, delta G is less than zero. लेस देन जीरो. मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है तो उसके लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव डेफिनेटली. एंड व्हेन इट इज नेगेटिव देन वी कैन सिंपली से दैट इट इज लेस देन जीरो. दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. Sir, what can be the examples of irreversible reactions? Irreversible reactions के examples क्या हो सकते हैं सर? मैंने कहा जी न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. न्यूट्रलाइजेशन हमने कहां पर और लिया था? हमने लिया था रिवर्सिबल रिएक्शन में. लेकिन वहां हमारी कंडीशन क्या थी कि या तो दोनों एसिड और बेस या दोनों में से कोई एक वीक होना चाहिए. लेकिन यहां हमारे पास कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन. का एग्जांपल आपके सामने है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl and H2O is forming. So when strong acid and strong base are reacted together, then definitely it is an example of irreversible reaction. Double decomposition reaction और precipitation reaction. Precipitation means what? कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, और अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा. दैट सेटल्ड सब्सटेंस इन अ बॉटम is termed as precipitate. So all precipitation reactions are the example of irreversible reaction. When BaCl2 react with H2SO4 then barium sulfate is formed. और हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि बैरियम सल्फेट क्या है? एक precipitate. It is insoluble in water. When silver nitrate react with NaCl then AgCl is formed. हम सभी जानते हैं most of the compound of silver are precipitate. So AgCl is also a precipitate, and in chemical reaction they are represented by this symbol, settle down in the bottom. इस symbol से इन्हें हम represent करते हैं. Thermal decomposition. When potassium chlorate is being decomposed, it forms KCl and O2. Example of what? Example of an irreversible reaction. Lead nitrate is decomposed into lead oxide, nitrogen dioxide, oxygen. Example of what? Example of irreversible reaction. When ammonium nitrite is heated or is being decomposed, then nitrogen is formed along with water. Example again of irreversible reaction. Redox reactions. Now what are redox reactions? Redox. हमने सेपरेट कर लिया जी इसको. रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स इन दो शब्दों से मिलकर बना है. RED is representing what? It is representing reduction. OX is representing what? Sir, it is representing oxidation. So, sir, what do you mean by redox reaction? तो मैं आपसे कहूंगा those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously. साथ साथ अगर oxidation और reduction हो रहे हैं, then definitely those reactions are termed as redox reactions. So all redox reactions are the example of irreversible reaction. Redox reaction कभी भी reversible नहीं हो सकती हैं. Now,
इक्विलिब्रियम एंड इट्स डायनामिक नेचर। अगर बच्चों आपको यह बात याद आ रही हो जो मैंने आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान कही थी, मैंने आपसे कहा था ये रिवर्सिबल रिएक्शंस ही हैं जिनमें इक्विलिब्रियम मिलता है। जिनमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम मिलता है। हमने क्यों पढ़ा इक्विलिब्रियम से पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को? क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि इक्विलिब्रियम के लिए हमें किस तरह की रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। तो अब से दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि इक्विलिब्रियम के लिए वी मस्ट फॉलो रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही फॉलो करना है, हमें सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही ऑब्जर्व करना है। नाउ equilibrium is the state at which the concentration of reactant and product do not change with time. इक्विलिब्रियम क्या है कि भैया टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में मुझे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। सर क्या और कोई भी तरीका है इसे एक्सप्लेन करने का? मैं आपसे कहूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। सर ये कब होगा? सर ये कब होगा? तो जरा समझते हैं। दिस इज द ग्राफ and this graph is in between concentration and time. समझिएगा, हमने बात की कि एक स्पेसिफिक समय में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब आप इस ग्राफ में देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आया, दिस इज द पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आया कि इस पॉइंट के बाद ना तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है, ना ही प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है। इस पॉइंट के बाद ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। बस यही वो स्टेट है जिस स्टेट पर आपको इक्विलिब्रियम मिला, जो इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है। सर फिर से हमारा प्रश्न है, और किसी तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं क्या? मैं कहूंगा निश्चित रूप से समझ सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? सोचें जरा। अरे वाह, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। इन अ क्लोज्ड वेसल। सर क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? क्या कहना चाहते हैं आप कि क्लोज्ड वेसल में हो रहा है? देखिएगा, मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों, और मैंने बोला था एवापोरेशन ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। समझना, मेरे पास यहां वाटर है H2O लिक्विड, मैं इसे हीट कर रहा हूं, मैं इसे गर्म कर रहा हूं। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा निश्चित रूप से ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। मींस H2O गैस में कन्वर्ट होगा। स्टीम इज व्हाट? स्टीम इज वाटर, लेकिन किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। देखना जरा, ये होगा हीट दी लिक्विड यानी कि वाटर, किस में कन्वर्ट हुआ? गैस यानी कि स्टीम में। वेसल अभी क्लोज्ड है। कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अब ये जो स्टीम है ना, इसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मींस व्हाट? द रिवर्स ऑफ एवापोरेशन। यानी कि अब ये स्टीम क्या बनाने लगेगा? ये स्टीम बनाने लगेगा वाटर यानी कि लिक्विड। तो एक समय ऐसा आएगा कि एवापोरेशन का जो रेट होगा, एवापोरेशन का जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा?
कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। सो एवापोरेशन इज द फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड कंडेंसेशन इज द बैकवर्ड प्रोसेस, दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्मेशन की रेट के बराबर हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये स्टेट जो मैंने अटेन कर ली है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ये जो मैंने स्टेट अटेन करी है ये किसकी स्टेट है? ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। सर हम बात तो क्लोज्ड वेसल की कर रहे थे, आपने अभी तक क्लोज्ड वेसल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो समझें बेटा, अगर ये वेसल ओपन होता, अगर ये वेसल ओपन होता तो कंप्लीट लिक्विड वेपराइज होता और स्टीम एटमॉस्फेयर में चली जाती, एस्केप आउट हो जाती वेसल से। तो क्या मैं फर्दर उसे वेसल में कंडेंस कर ला सकता था? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते थे। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें हमें मिलता है? हम कहेंगे सर हमें हमेशा क्लोज्ड वेसल में मिलता है। क्लोज्ड वेसल है तभी हम स्टीम को यहां कलेक्ट कर पा रहे हैं और स्टीम का कंडेंसेशन कर पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन अ ओपन वेसल, द रिवर्स प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। देखिए मैंने आपसे अभी बात की कि अगर ये ओपन वेसल होता तो रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट देखें, इक्विलिब्रियम स्टेट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अरे वाह, ये पॉइंट तो बड़ा लेट आया, सर ने तो ये पॉइंट बहुत पहले से समझा दिया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए, मतलब रिएक्शन मस्ट बी बायडायरेक्शनल। नाउ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर बायडायरेक्शनल? आंसर सर रिवर्सिबल रिएक्शंस आर बायडायरेक्शनल, दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम हमेशा हमें किस में मिलता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज also dynamic in nature. Now what is the meaning of dynamic? Means motion, means motion. Sir what is the meaning of motion? तो मैं कहूंगा बच्चों याद करो वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन इज अज्यूम्ड टू बी स्टॉप्ड, रुक गई है। वो हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या है? समान है, इक्वल है, बराबर है, इसलिए हमें लगता है रिएक्शन रुक गई है। लेकिन याद रखना है कि कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन रुकती नहीं है, वो लगातार होती रहती हैं। और यही चीज, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है? डायनामिक होता है, यानी कि हमेशा मोशन में होता है। आगे बढ़ते हैं। Now, this is the point. The rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Forward reaction means what? Reactant का product में conversion. Backward reaction is what? Product का reactant में conversion. Now, this is again the state of equilibrium where delta G is equal to 0. तो ये बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होती हैं, आपने बताया था। मैं फिर से इस ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? सर बैकवर्ड रिएक्शन है जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, शुरुआत से तो होगी नहीं भाई, जब रिएक्शन की बिगिनिंग हुई, रिएक्शन ने शुरुआत की, तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं देखूंगा कि दोनों का रेट बराबर हो गया है और यहां मुझे मिल जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां मुझे क्या मिल जाता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाता है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपके साथ जो चीजें डिस्कस की हैं वो निश्चित रूप से आपको समझ में आई होंगी। वाओ सर, ये पॉइंट तो आपने पहले ही बता दिया था। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पहले बता देते हो और बाद में स्लाइड पर आता है? तो मैं कहूंगा बेटा ये रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं। देखिए हमने बोला एट इक्विलिब्रियम स्टेट,
डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम फाउंड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। हां सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। और आपने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इक्विलिब्रियम मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन में मिल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 है, तो सर अब हमारे ये बात समझ में आ रही है कि इक्विलिब्रियम के लिए क्यों डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 है। लेकिन सर ये क्या है? सर ये क्या है? डेल्टा एच क्या है? टी डेल्टा एस क्या है? और ये दोनों इक्विलिब्रियम पर इक्वल कैसे हैं, समझते हैं बच्चों। डेल्टा एच होता है बेटा एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मींस द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। दैट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज टर्म्ड एज एंथैल्पी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक एंथैल्पी चेंज। सर व्हाट इज डेल्टा एस? बेटा इट इज एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी। सर व्हाट इज एंट्रोपी? सर एंट्रोपी इज द रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम बताएंगे कि उनकी एंट्रोपी कम है या ज्यादा। अगर किसी स्टेट में, किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक्ड होंगे, एक दूसरे के पास होंगे और उनमें डिस्टरबेंस यानी कि रैंडमनेस मिनिमम होगा या मैं कहूंगा 0 होगा। अगर किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है, स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो हम कहेंगे कि उसमें रैंडमनेस ज्यादा है क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्लोज पैक नहीं होंगे, एक दूसरे के दूर दूर होंगे। अगर किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, बहुत कम है, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे और उनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी। सर एग्जाम्पल अगर आप एक बता दोगे तो मजा आ जाएगा। देखें बेटे, मेरे पास है H2O जो है सॉलिड, मेरे पास है H2O जो है लिक्विड, और मेरे पास है H2O जो है गैस यानी कि वेपर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इन तीनों स्टेट्स में, वाटर के इन तीनों स्टेट्स में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर ये तो जिसमें सॉलिड होगा उसमें ज्यादा होगा। सॉलिड क्या है? आइस। मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, एक दूसरे से क्या है? क्लोज्ड हैं, पास पास हैं, रैंडमनेस नहीं है, दे आर वेल पैक्ड, they are regularly arranged, that's why its entropy is approximately 0। जब मैं लिक्विड पर आता हूं तो मुझे पता है कि मॉलिक्यूल क्लोज पैक नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब एंट्रोपी थोड़ी सी ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। जब मैं वेपर्स पर आता हूं, गैस पर आता हूं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, फैले हुए हैं मींस इनमें रैंडमनेस ज़्यादा है, इनका डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा है, यानी कि इनकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करती है? एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। सर टी क्या है? मैं कहूँगा बेटा टी कैपिटल जब भी होगा, देखिए यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, टी जब भी कैपिटल टी लिखा हुआ है तो इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज व्हाट? इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर? तो मैं कहूंगा बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज व्हाट? इज द टेम्परेचर इन केल्विन। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कब कन्वर्ट कर पाते हैं? तो मैं लिख देता हूं कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी यानी कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। चलो सर ये बात तो आपने क्लियर कर दी कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है और डेल्टा टी क्या है और टी क्या है। लेकिन सर ये जो बात यहां पर लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के वैल्यूज बराबर होते हैं, सर ये क्या चीज है? समझो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप खुद समझदार हैं, आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? 0। तो इफ दिस डेल्टा जी इज 0 तो कैन वी से डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस? हाँ सर ये तो कह सकते हैं कि अगर ये 0 होगा तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो ये था हमारा वो पॉइंट, और ये भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a system imply the existence of the following type of equilibria simultaneously. वाह। Thermal equilibrium. There is no flow of heat. There is no flow of heat from one part to another. देखो thermal means it is related with heat. इक्विलिब्रियम तो अब तक मेरे समझ में आ गया है, तो मैं क्या कहूंगा? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब हीट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड विद मैटर, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। Physical equilibrium. There is the substance exists in 3 states: solid, liquid and gases. Chemical equilibrium. There is no change in the composition of any part of the system with time. Chemical equilibrium में हमने ये बात पढ़ी भी थी कि reactant product में और product reactant में convert होगा, so there will be no change in the chemical composition. This is the important point. Can be asked in such type of questions in which they are asking that which of the following statement regarding equilibrium is correct or incorrect. So this is the important point, you have to notice this.